बात आज की चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की थाती है, पुरोधा है। कौन है ये बताने से पहले मैं चाहूँगा कि एक मिनट का आप एक रमेश जी से मैं आग्रह करूँगा कि आप उनकी वीडियो दिखाएं, जिससे ये मालूम चल जाए कि हम किस शख्स के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। धन्यवाद रमेश जी, आपने पूरी जो बताया कि और इससे मालूम चल गया होगा कि हम योग पर बात करने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारी संस्कृति की जो धरोहर माने जाते हैं हेमंत आचार्य, आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप आए और आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। मैं चाहता हूं कि अब ये कार्यक्रम हम कंटिन्यूस रखेंगे और उसमें आप हमारे दर्शकों को योग विद्या और योग से जुड़ी हुई सारी कलाएं सिखाएंगे, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि योगों से हमें क्या फ़ायदा है। सबसे पहले मैं आपका परिचय में आपसे ही, अगर आप अपना आत्म साक्षात्कार करें और आपने से सवाल पूछे तो क्या क्या सवाल पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो सकता है कि मेरी स्मृतियों में ना हो और मैं ना पूछ पाऊँ जो आप बताना चाहते हैं। जी, मैं योग साधक हेमंत हूँ। योग साधक इसीलिए कहता हूँ कि मैं स्वयं योग के अभ्यास को प्रतिदिन स्वयं के स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उत्थान के लिए करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं इसीलिए भी अपने आप को शिक्षक कहता हूँ क्योंकि मैं लोगों को इसी विधा के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने में उनकी मदद करता हूँ। और केवल योग ही नहीं, साथ ही मैं प्राकृतिक चिकित्सा को और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद को, इन तीनों को साथ लेके इंटीग्रेटेड थेरेपी लोगों को दे करके उनके अलग अलग रोगों से बाहर निकलने में, उनके मैनेजमेंट में और उनको टोटली हील करने में मदद करता हूं। और इस वजह से मैं अपने आप को योग शिक्षक या योग थेरेपिस्ट भी कहता हूं। ये मेरा छोटा सा परिचय। कार्य के क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा मैं प्रमाणित वहीं से पढ़ा हुआ हूँ और स्वामी रामदेव जी के यहाँ पतंजलि में मैंने योग सीखा है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं हुई है। उसके अतिरिक्त मैंने योग के बहुत सारी उपाधियाँ, डिग्री, डिप्लोमा बहुत सारे लेकर के कई क्षेत्रों में काम किया और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में मैंने योग सिखाया है, सिवाय कपड़ा मंत्रालय को छोड़ के। बाकी सभी मंत्रालयों में योग सिखाया। राजस्थान पुलिस के अजमेर के पुलिस लाइन में लगातार 1 वर्ष तक मैंने कोविड के दौरान 400 पुलिस कर्मियों को प्रतिदिन योग की शिक्षा दी। उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे सरकारी और निजी संस्थानों में मैंने योग के कार्यक्रमों को किया और जितने भी सरकारी विद्यालय होते हैं उनमें से कम मैंने 50 विद्यालयों में जाकर के 3-3 दिन के निःशुल्क शिविर लगाए, क्योंकि मुझे ये समझ में आता था कि प्राइवेट स्कूल के जितने विद्यार्थी हैं उनको तो योग शिक्षक आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में योग शिक्षक कहीं पर नहीं है पीटीआई के सिवाय, और पीटीआई योग नहीं सिखाते हैं। तो मुझे लगा ऐसे लोगों के लिए भी काम करना चाहिए। तो जो मेरे
ऑफलाइन योग के सेशंस थे, उनके बीच में 1 घंटा अलग से निकालता, स्कूल वालों को बोलता जी मैं योग सिखाऊंगा, निःशुल्क सिखाऊंगा 3 दिन आके, और वो तीसरे दिन छोड़ने को तैयार नहीं, ना बच्चे ना स्टाफ। इतना उनको आनंद आता और फिर बोलते गुरुजी कब आओगे। तो स्थिति एक दिन ऐसी हो जाती है कि जिस भी रोड से निकलता उस जगह से गुरुजी नमस्ते, लगभग सारे स्कूल हमने सरकारी कवर कर लिए। तो एक योग का बच्चों में हमने प्रचार किया, ऐसे बड़ी आयु वाले लोगों को भी जिनको डायबिटीज से लेकर आर्थराइटिस तक, ब्लड प्रेशर से लेकर तनाव तक, और भी जितनी भी लाइफ स्टाइल समस्याएं 50 से अधिक होती है, थायराइड से लेकर, वो सारी उन पर हमने काम किया और इसमें सफलतापूर्वक हमको रिजल्ट लोगों के ने दिए। उनकी प्री एंड पोस्ट की भी हमने रिपोर्ट देखी, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट होने के कारण हम क्या बिना सबूत के विश्वास करते नहीं है, कोई भी नहीं करेगा। तो हमको यूँ लगता है जी पहले प्री की रिपोर्ट दो, फिर हमने योग कराया 2 महीने, अब पोस्ट की रिपोर्ट कराओ, अब हमको बताओ कि कैसे हो, क्योंकि मैं ही नहीं मानूंगा आपकी बात को। फिर वो बताते हैं कि देखो ये दोनों रिपोर्ट है और आपकी वजह से हम अच्छे हो गए। तो इस तरह से लगा कि हमारा जन्म योग की वजह से, योग के कारण हुआ है, अर्थात या फिर योग कराने के लिए हुआ है। तो लोगों को योगाभ्यास करा के उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर तो हम काम करते ही हैं, लेकिन जो मेंटल पीस चाहते हैं उनको फिर ध्यान की कक्षा में भी जोड़ते हैं। इसीलिए हमने एक संकल्प लिया था आज से 15 साल पहले कि प्रतिदिन 1 घंटे का सत्र हम समाज को निःशुल्क देंगे, और वो आज तक संकल्प हम निभा रहे हैं। प्रतिदिन हमारा सुबह 4:20 से लेकर 5 बजे तक 40 मिनट का ये सत्र निःशुल्क रहता है। इसमें कोई भी व्यक्ति ध्यान के सत्र में भाग ले सकता है, वो मेंटल पीस के लिए और आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी हमने। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जन्म तो योग के लिए हुआ, योग का जन्म कब और क्यों हुआ और किस उद्देश्य से हुआ? 1,96,48,53,126 वर्ष पूर्व, यानी कहें तो लगभग 2 अरब साल पहले जो वैदिक संस्कृति वेद का जन्म हुआ, तब से योग का जन्म हुआ। क्योंकि वेद में अमूल्य हीरे रत्न बिखरे हुए मोतियों की तरह हैं। ऋषियों ने उनको इकट्ठा करके अलग अलग योग के शास्त्रों का निर्माण किया, जैसे योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी ने किया, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान कृष्णचंद्र जी के नाम से उनके उपदेशों को संग्रहित करके भीष्म पर्व में दिया। इस तरह से योग की विधाएं अलग अलग, योग वशिष्ठ के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से पूरे संसार में प्रचारित प्रसारित हुई, और वो ऋषियों की और श्रुति परंपरा के माध्यम से ही आज आप तक और उपनिषद के हिसाब से। उपनिषद में पूरा का पूरा ब्रह्म योग बताया गया है, जिसको हम राजयोग आज कहते हैं। मन पर कंट्रोल करने की जो विधा होती है, और उसी के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार करके, परमात्मा के साक्षात्कार करके, समाधि लगा के मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। ये योग और प्राणायाम में क्या अंतर है? प्राणायाम योग का ही एक भाग है हट, क्योंकि मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो योग में 2 धाराएं रहती हैं। एक होती है हठ योग की धारा, जो केवल शरीर पर काम करती है, शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने के लिए, शरीर को बलवान करने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए हठ योग की एक विधा काम करती है। और दूसरी विधा होती है अष्टांग योग, जो आत्मा और परमात्मा की यात्रा की तरफ बात करती है। अर्थात नैतिक मूल्यों में हम पहले सशक्त हो जाएं, यम नियम अष्टांग योग की एक पद्धति है। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के 2य पाद में, समाधि पाद में अष्टांग योग की बहुत सुंदर सिस्टम दिया। जो बिगिनर भी है ना योग का, वह भी व्यक्ति अगर उसको देख करके पालन करे तो उसके जीवन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो प्राणायाम उसमें से एक अंग है योग का। और यदि हठ योग में देखा जाए तो वहां पर भी प्राणायाम है, कुंभक के नाम से आता है। तो कुंभक प्राणायाम हुआ हठ योग में, इधर यहाँ पर प्राणायाम है। तो योग प्राणायाम जो है वो योग का एक भाग है। आपसे अगर ये मैं सवाल पूछूं कि योग किस उम्र से शुरू किया जाना चाहिए तो क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा योग 8 वर्ष की आयु से हमको प्रारंभ करना चाहिए, और जब तक हम जीवित हैं तब तक करना चाहिए। बस आयु वर्ग के हिसाब से हमें कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है, कौन सी नहीं करनी। और योग करने का हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल शरीर से बीमारियों को भगाना चाहते हैं? वो तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप हो जाएगा। हम योग को आत्मिक शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए करें, निश्चित रूप से बाकी के रास्ता तो उद्देश्य में ही आ जाता है। हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जब हम करते हैं तो उद्देश्य तो रास्ते में ही पड़ते हैं। तो शरीर सही होना तय है, एकाग्रता सही होना तय है, आयु का बढ़ना सही है, तय है, और बुद्धि, मन और शरीर का सही सही काम करना ये भी तय है, क्योंकि सब बाय प्रोडक्ट है। जी, आपने योग और अष्टांग की बातें, जैसे अष्टांग योग की बात की, तो योग और प्राणायाम की भी बात की, तो योग प्राणायाम फिर समाधि अगर की स्थिति क्या होती है? समाधि में कैसे पहुंचते हैं? समाधि वो भी एक योग है। समाधि ही योग का जो उद्देश्य है, जिसको अपन कहते हैं ना चरम, समाधि लगाना ही योग का उद्देश्य है।
क्योंकि हठ योग तो केवल एक सीढ़ी मात्र है अष्टांग योग को प्राप्त करने की, राजयोग को। तो समाधि ही योग समाधि, महर्षि वेदव्यास जी ने जब योग की परिभाषा दी तो उन्होंने पहला ही शब्द लिखा योग समाधि, योग समाधि को कहते हैं। अर्थात हम आज जितने भी प्राणी या मनुष्य भी हैं, मनुष्यों के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं, त्रिविध दुखों से ग्रस्त हैं। वो 3 दुख कौन कौन से हैं? पहले हैं आध्यात्मिक दुख, जो हमारी स्वयं की गलती से उत्पन्न होते हैं। हमारे भीतर जो क्लेश पैदा हो जाते हैं, हमको जो शरीर में कष्ट आ जाते हैं, ज्वर आदि, वो सब आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। इससे कोई प्राणी बच नहीं सकता। ज़्यादा जागरूक रहेगा तो थोड़ा कम कष्ट होगा, लेकिन होगा सभी को। दूसरा कहते हैं आदि भौतिक दुख, जो अन्य प्राणियों के द्वारा हमको पहुंचाए जाते हैं, चाहे अन्य मनुष्यों के द्वारा दुख पहुंचाया जाता है अथवा अन्य कीड़ों के द्वारा, अन्य दूसरे जानवरों के द्वारा जो भी दुख। उदाहरण के लिए हम गाड़ी ठीक ठीक चला के जा रहे थे, सामने वाले ने आके टक्कर मार दी, गिर गए, लग गई, दुख हो गया। हम सीधे सीधे जा रहे थे, सांप ने आके काट लिया, ये सब आदि भौतिक दुख है। और तीसरा जो दुख है जिसको हम आदि दैविक दुख कहते हैं, इसको नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं, जैसे भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, सुनामी हुआ। ये अब इन 3 दुखों से बचने के लिए हमको समाधि लगानी, क्योंकि किसी भी जन्म में इन 3 दुखों से पूर्ण मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए महर्षि कपिल जी कहते हैं अथ त्रिविध दुखा अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा मोक्ष समाधि लगाने के लिए। और वो समाधि का मार्ग महर्षि पतंजलि जी, अलग अलग जो जितने ऋषि हैं वो, और उपनिषदों में बहुत अच्छे प्रकार से बता रखा है। और इसी को स्थित प्रज्ञ, श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ के नाम से भगवान कृष्ण के उपदेश जो महर्षि वेदव्यास जी के वाक्यों में आते हैं। तो ये समाधि बहुत ऊंची स्थिति है, या यूं कहा जाए कि मनुष्य जन्म का सबसे ऊंचा लक्ष्य, सबसे अंतिम लक्ष्य अगर कुछ है तो वो समाधि है। और मैं इन 3 दुखों का इससे समाधि से जोड़ बता देता हूँ कि 3 दुखों की मैंने चर्चा क्यों करी। ये 3 दुख दूसरे शब्दों में कहे तो समस्याएं हैं। अब समस्या है तो समाधान भी होगा, और समाधान को ही योग की भाषा में समाधान, धान हटा करके ई की मात्रा लगा के समाधि बता दी। तो ये समाधि जब लग जाती है तब कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ये 3 दुख कभी आते ही नहीं है। यही योग का अंतिम लक्ष्य है। आचार्य जी, अब तक जो हमने बात की वो इतनी क्लिष्ट हो गई कि आम आदमी ये सोच रहा है कि ये ज्ञान प्राप्त करने का नहीं है। आजकल तो क्या है कि जिस तरीके से रेडी रेफरेंस चीज़ें शुरू हो गई हैं, आदमी इतने तनावों में है, इतना भौतिकवादी हो गया है, इतनी त्रासदियों से घिरा हुआ है, हर समय, हर पल, लम्हे में उसको कोई ना कोई तनाव पैदा हो रहा है। कुछ तनाव हमने पैदा कर लिए, कुछ तनाव लोगों ने पैदा कर दिए, कुछ तनाव परिस्थितियों ने पैदा कर दिए, कुछ हमारे अंदर से तनाव आए। तो कुल मिलाकर हमारे तनावों से ग्रस्त जिंदगी है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि जो मतलब आम आदमी ये सोचे कि चलिए अष्टांग से, प्राणायाम से, समाधि से, इन सारे शब्दों से दूर हटकर हम हमारे दैनिक जीवन में योग किस तरह से उपयोगी हो सकता है, इस पर आप बताएं। देखो, उसके लिए मेरी एक विशेषता है कि मैं योग के लाभों को गाकर सुनाता हूँ जी। तो जब गाते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि संगीत में भी योग के लाभ समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मनुष्य की मानसिकता होती है जब तक कोई फिल्म में देखा जाए तो ज्यादा याद रहता है, किताब में पढ़ा जाए तो इतना याद नहीं रहता है, सुना जाए तो। मैं उसी तरीके से मेरी शैली के जो है उससे सुनाता हूँ कि कर लो प्राणायाम योगी बनना है, कर लो प्राणायाम योगी बनना है, भस्त्रिका कर प्राण भरो तुम, अर्थात बहुत गहरा श्वास भरो, बहुत गहरा प्रश्वास बाहर छोड़ो। जितनी देर में भरा है उससे दुगना समय लगाकर बाहर छोड़ो, धीरे धीरे करो। सबसे पहले नाक में तेल लगा करके उसके बाद इस अभ्यास को करो, ताकि नेजल मेम्ब्रेन जब हमारी लुब्रिकेट होती है तो जितने डस्ट पार्टिकल हैं, जितने वायरस पार्टिकल हैं, वो कभी नासिका में प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि परमात्मा ने एक फिल्टर लगा रखा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जब अगर नेजल कैविटी लुब्रिकेट होती है तो बहुत सारी समस्याओं से व्यक्ति बचा रहता है। तो प्राणायाम करने से पहले नासिका में तेल लगाना चाहिए। मैं गाने में बीच बीच में कुछ सूत्रों के रूप में बता रहा हूँ कि भस्त्रिका कर प्राण भरो तुम, कपाल भाती खूब करो तुम, बाह्य है सुख धाम योगी बनना है, कर लो प्राणायाम योगी बनना है, उज्जाई को कर लो भाई। जिसको देखो आज उज्जाई करने की जरूरत बनी हुई। उज्जाई एक प्राणायाम का नाम है जो कि थायराइडिज्म होने के कारण होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। जब हमारी यहाँ पर अवटू ग्रंथि, जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, इसके ठीक पीछे 4 ग्रंथियों के रूप में, 4 बिंदुओं के रूप में परा अवटू, जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, ये जब खराब हो जाती है, ये जब अपने अंदर से पैराथॉर्मोन और
थायरोक्सिन निकालना कम कर देती है, तब थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको सही करने के लिए हमको उज्जाई करना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा कम TDS वाला पानी। आज लोग जो पी रहे हैं ना फिल्ट उसका आरओ का का वाटर, पानी, हाँ। तो आरओ के वाटर डेड वाटर कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा केस हुआ, उसकी फाइंडिंग आई इंटरनेट पर, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोले ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है। फिर भी अगर हम जागरूक नहीं है तो हम आरओ का वाटर पीकर, डेड वाटर पीकर अपनी आंतों को और सबसे पहले अपने गले को खराब करते हैं। आज कितने सारे 60% लोग आज थायराइड से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, कोई प्री थायराइड की स्थिति में, कोई कहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं उज्जाई को कर लो भाई, है अनुलोम विलोम सहाई, भ्रामरी करो मन थाम, योगी बनना है। सबको बुद्धि भी ठीक रखनी है, ब्रेन भी सही रखना है, हार्ट भी सही रखना है, इसीलिए कर लो प्राणायाम, योगी बनना है। अब आसनों की और अष्टांग योग की यदि बात करें, सूर्य नमस्कार की बात करें, तो सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत है लाभ, तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार, अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन, भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करें जो वज्रासन, करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम, ओज से मस्तक दमकाती, बड़े काम की कपाल भाती, स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी, लंबाई का पाता धन, नित्य करे जो ताड़ासन, रीढ़ में आए लचीलापन, कर ले नित जो हल आसन, सर्व अंग पुष्टि का साधन, होता है सर्वांगासन, जोड़ों का अच्छा संचालन, करता नित जो गरुड़ासन, उदर अंगों का हो नियमन, जो करता नित मयूरासन, याददाश्त होती अनुपम, हाँ याददाश्त होती अनुपम, जो करता नित शीर्षासन, कमर लचीली का साधन, होता है त्रिकोणासन, चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन, मन का होता शुद्धिकरण, जो करता नित्य सिद्धासन, हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन, और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात, करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग, आदि व्याधि से ना होंगे त्रस्त, तन मन होगा पूरा स्वस्थ, सुन लो काम की बात। आदि और व्याधि, मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी। आज शारीरिक बीमारी का बड़ा कारण मानसिक बीमारी से है, इसलिए कहते हैं स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तनाव सब रोगों की जड़ है। और यदि शास्त्र में प्राचीन काल के शास्त्रों को देखा जाए तो वहां भी कहा प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगानां मूलम, बुद्धि का और मन का बिगड़ जाना ही सबसे ज्यादा हमारे रोगों का कारण होता है। जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में और जिस तरीके से प्रस्तुति की योग के बारे में, निश्चित रूप से ये हमारे दर्शकों के लिए एक नया अनुभव होगा। और दर्शकों को मैं ये बता दूं कि आपके जितने भी सवाल योग से जुड़े हुए होंगे उनको हेमंत जी से हम पूछ के और बताएंगे और पूरा बताएंगे। अब मैं आपसे दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे दर्शक हैं वो वज़न बढ़ाने से ज़्यादा वो हो रहे हैं। सबका वज़न, मैंने ये देखा है कि 90% लोग बाग वज़न बढ़ने की वजह से बीमार हैं। वज़न बढ़ने के क्या कारण है और योग में इस वज़न को कितनी जल्दी कैसे कम किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? योग में लगभग सभी रोगों का रोकथाम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उनका नियंत्रण भी है, मैनेजमेंट भी है। और रिवर्स कह सकते हैं इसको, क्योर कह सकते हैं। लेकिन क्योर आजकल क्या एक शब्द है कि क्योर कहने से बहुत सारी समस्याएं, कुछ लोग कहते हैं कि क्योर शब्द कैसे कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मैनेज तो कर ही सकते हैं ना। स्ट्रेस मैनेज कर लो, किसी चीज को रिवर्स कर लो तो व्यक्ति अपने आप रोगों से मुक्त हो जाएगा। जब रोगों से मुक्त हो जाएगा तो क्या क्या सबसे पहली समस्या आ रही है, मोटापा। तो उस मोटापे की बात करें तो मोटापा सबसे खराब चीज है जो कई सारे रोगों को, मैं कहूँ सभी रोगों को गिफ्ट में लेकर आता है, उसके साथ पूरी सेना चलती है।
लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि मनुष्य के शरीर के 3 फ्रेम होते हैं। एक होता है स्मॉल फ्रेम, एक होता है मीडियम फ्रेम, हमारा मीडियम फ्रेम है आपका भी और हमारे भी, और एक होता है लार्ज फ्रेम। यदि हम लार्ज फ्रेम वाले हैं और हमारा वजन 100 किलो है और हमारे BMI के हिसाब से वो 85 किलो होना चाहिए, अगर हम 85 किलो तक हैं और 100 के नहीं है, मान लो 85 का ही कोई व्यक्ति है, तो वो 85 किलो है और 2-3 किलो आगे पीछे है, तब तक तो ठीक है, तब तक तो वो स्वस्थ है। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी इतनी हाइट है साहब और मेरी इतनी आयु है, तो भाई साहब सुरेंद्र जी की तरह मैं इनके वजन जितना 65 किलो का या 70 किलो का क्यों नहीं हूँ, 15 किलो में घटाऊंगा, बहुत परेशान होगा, पसीने बहाएगा, जबरदस्ती अपने शरीर को कष्ट देगा, और कभी कभी उसका हार्ट पर प्रेशर आ जाता है, कभी कभी ब्रेन पर प्रेशर आ जाता है। ऐसी नासमझी करने की वजह से आए दिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो आप आए दिन देख ही रहे हैं समाज में। तो पहले हमको अपने फ्रेम को समझना पड़ेगा कि हमारा फ्रेम कैसा है। यदि हमारा फ्रेम लार्ज है तो स्वाभाविक रूप से उसमें उतनी मांसपेशियां गठीली होनी चाहिए, और नहीं है तो फिर आप अंडरवेट हो, है ना। और यदि हम मीडियम फैट के हैं तो उस तरह भी उन दोनों को भी इसी प्रकार से विचार करना चाहिए। अब अंडरवेट और ओवरवेट, अब ओवरवेट के कई सारे कारण हैं। निष्क्रिय जीवन शैली हो सकती है, गलत तरीके से जीवन शैली चल रही है, जल्दी नहीं सो रहे हैं, सामान्य रूप से हमको 7-8 बजे तक मैक्सिमम भोजन कर लेना चाहिए, 10 बजे 11 बजे भोजन करते हैं, बाहर का बहुत सारा खा लेते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड खा लेते हैं, जिसको पैक्ड कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, वो खा लेते हैं, जो आते हैं हमारी इस स्वभाव की है ही नहीं जो उसको पचा सके। फिर उसके बाद देर तक खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, कई घंटे तक खाते रहते हैं, रात को सोने से पहले भी खाएंगे और उसके बाद तुरंत सो भी जाएंगे। एक कारण ये। फिर दूसरा कारण देर तक उठना, क्योंकि सुबह सुबह हमारा कफ का समय रहता है और कफ का कारण होता है स्थूलता, मोटापा। तो जो भी व्यक्ति देर से उठेगा निश्चित रूप से उन ऐसे लोगों में 80% लोग मोटे ही होंगे, क्योंकि कफ का समय सुबह, दोपहर में पित्त का समय, रात्रि में वात का समय। इसीलिए कफ के समय में दूध नहीं पीना, मोटापा बढ़ेगा। सुबह सुबह दूध नहीं पीना, दूध पीने का सही समय आयुर्वेद में है रात्रि काल, है ना, सोने से आधा 1 घंटा पहले, भोजन से 1 घंटा बाद में। तो कफ के समय में दूध पीने से भी मोटा होता है जी। देर से उठने वाला भी व्यक्ति, बिना व्यायाम किया हुआ व्यक्ति भी मोटा होगा, लेटे लेटे खाने पीने वाला व्यक्ति भी मोटा होगा, अपने कार्यों को स्वयं नहीं करने वाला व्यक्ति भी मोटा होगा, खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने वाला व्यक्ति भी मोटा होगा, जो चबा के नहीं खाएगा उसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा, तो उसका भोजन पचेगा नहीं, तो डिपॉजिट फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में और कैलोरीज के रूप में जब सामने दिखेगा शरीर के अलग अलग भागों पर, शरीर बेडोल सा दिखेगा। भले वो मोटा नहीं है तो भी बड़ा खराब सा उसका शरीर दिखेगा। इसीलिए मोटापे के कई कारण हो सकते हैं, और एक हेरिडिटी तो खैर होता ही है, लेकिन हेरिडिटी भी बीमारी नहीं है। हेरिडिटी आनुवंशिकता जरूर है, लेकिन हर समय वो नहीं होती है, क्योंकि हेरिडिटी के केवल 2.5% चांसेस होते हैं। 2.5 लोग आजकल अपने रोगों को छुपाने के लिए, सही नहीं करने के जो बहाने हैं, वो कहते हैं जी हेरिडिटी है, मेरे को तो होगा ही। तुम्हारी जीवन शैली गलत चल रही है देवता, तुमको उसको ध्यान देने की जरूरत है। तुम हेरिडिटी करके माता पिता को दोष मत दो। हेरिडिटी के केवल 2.5% चांसेस हैं, 97% तो कोई चांसेस ही नहीं हेरिडिटी के। तो इसीलिए कई कारण हो सकते हैं। चलिए, एक तो अपने मोटापे पे बात की कि मोटापा इस तरीके से होता है। एक आजकल जो नई पीढ़ी है उसमें योग से ज़्यादा जिम जाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिम हमारे इस योग जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहा है, और शरीर में जिस तरीके से डोले बनाना और बड़े बड़े लड़के जो जा रहे हैं लंबी, वो इस पर, और कौन कौन से वो क्या क्या वो उसमें सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या करते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप बताएं, और इस पीढ़ी को किस तरीके से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक सामान्य सी बात है, हमको नेचर के बारे में जानना चाहिए। संसार में नेचर से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, प्रकृति से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। हमको ये समझना चाहिए जो भी चीज़ नेचुरल होगी वो अच्छी होगी। उदाहरण के लिए जब हम बिस्किट की बात करें, बिस्किट की, टोस्ट की, कुरकुरे की, वो नेचुरल नहीं है, पैक्ड है, प्रोसेस्ड है, और उसके बाद उसको खाने से कोई स्वास्थ्य नहीं मिलता। इसी प्रकार से हम अंकुरित की बात करें, अगर उसको 12 घंटे ना खाया जाए तो उसमें फंगस लग जाएगी, खराब हो जाएगा, बदबू आने लग जाएगी। तो जिस भी चीज़ को 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता या 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता तो वो नेचुरल है। और बिस्किट को आप 6 महीने पैकिंग वाले रहते हैं और वो कभी भी खा लो तो वो नेचुरल नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि जिम में जब भी मशीनों से शरीर बनाया जाएगा वो स्थायी नहीं रहता, कभी नहीं रहता। और उसको मेंटेन करने के लिए या बहुत बलवान दिखाने के लिए
हार्डवेयर तो व्यक्ति मजबूत कर लेता है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर बिगड़ जाता है। जो ये फूड सप्लीमेंट आते हैं, जो ये एनर्जी के ड्रिंक्स आते हैं, जिसके लिए बहुत प्रचारित बड़ा एक बिजनेस का वो चल रहा है। हाँ, बड़े बड़े हॉर्लिक्स है फलाना, दूध में डालिए पीजिए। एक दिन में 2-2 हजार का तो लिक्विड पी जाते हैं। हाँ। तो और कई बार मांस भी खा लेते हैं उसके चक्कर में। तो वो सारी चीजें हमको इसीलिए शरीर में दिक्कत करेंगी क्योंकि प्रोटीन को पचाने की क्षमता है 50 की और हम 20 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं। अगर 500 ले लिया, एक्सेस ले लिया, तो वो प्रोटीन एक्सेस होकर के कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, किडनी की तरफ डिपॉजिट होगा तो किडनी में स्टोन क्रिएट करेगा, पित्ताशय की तरफ इकट्ठा होगा तो पित्ताशय में पथरी बनाएगा जिसको अपन गॉल स्टोन कहते हैं, लिवर की तरफ आएगा तो लिवर में प्रॉब्लम करेगा, फैटी लिवर करेगा, हार्ट की तरफ आएगा तो कोलेस्ट्रॉल बना करके हमारे को हार्ट के ब्लॉकेजेस पैदा कर देगा, ब्रेन में आएगा तो लकवा पैदा कर देगा। इसी तरह से शरीर में और कहीं अगर मेद के रूप में जमा हो गया तो गांठें पैदा कर देगा, कभी सिंपल गांठ, कभी टीबी की गांठ और कभी कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर की गांठ भी पैदा कर सकता है। और व्यक्ति का पाचन तंत्र तो लगभग बिगड़ा रहेगा, बाहर से बड़ा सुंदर रहेगा और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होगी, साल 2 साल तो बड़ा उसको अच्छा लगेगा कि मेरे दोस्त ने जिम किया। और क्योंकि जवानी में क्या शरीर में ताकत बहुत होती है, सब कुछ हजम कर लेता है। लेकिन क्या उस व्यक्ति से पूछ के देखो कि भाई साहब आप पूरा साल भर जिम जाते हो क्या? बोले नहीं साल भर तो नहीं जाते हैं। कई बार तो जोश जोश में आके वो साल भर का सब्सक्रिप्शन लेकर के भी छोड़ देते हैं। और कई सारे ऐसे भी करते हैं कि बहुत व्यायाम करते हैं और पूरे फिट रहते हैं, लेकिन उनमें से कुल 100 में से 20 ही प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो जितना एक्सेस सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ओमेगा 3 लेते हैं, वो सब प्रॉपर उसको डाइजेस्ट करते हैं, इतनी वर्कआउट करते हैं। लेकिन 80% ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, कई बार आते हैं, आए दिन आते हैं कि जिम में उसके लंबर में प्रॉब्लम हो गई, सक्रम में प्रॉब्लम हो गई, रीढ़ की हड्डी के नीचे के भागों में दिक्कत हो गई, वेट उठा लिया। मैंने कहा क्यों, तुम्हारा जिम ट्रेनर बताता नहीं है? बोले बताते हैं लेकिन मेरे दोस्त उठाते हैं तो मैं देख करके मैं भी वेट उठा लेता हूँ, फिर उस हिसाब से सप्लीमेंट भी लेता हूँ, तो भोजन ही नहीं पचता, हड्डियों में प्रॉब्लम आ गई, कंधों में फ्रोजन शोल्डर हो गया, किसी का सर्वाइकल हो गया, क्योंकि सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है मेरे दोस्त की हड्डियों में डेंसिटी अच्छी है, मेरी पतली हड्डियां हैं, हो सकता है कभी दिक्कत हो जाए। अब मुझे आप ये बताइए, तो इसीलिए हाँ, आपका मैं उत्तर देता हूँ कि इस तरफ रिस्क है। और अगर कभी आप बाहर जाओगे भी तो भी उन मशीनों के भरोसे आपका व्यायाम होगा नहीं। तो इसीलिए आप योग को अपनाओ, योग के लिए देशी पद्धति को अपनाओ। योग में आप शरीर को अच्छा बनाना चाहते हो, युवा अवस्था में हो, तो जब अगर आपको 18 साल की आयु प्राप्त हो जाए, या फिर आप ऐसा समझो कि मेरी हाइट अभी सफिशिएंट है, अब इससे ज़्यादा नहीं मुझे बढ़ानी, तब आप दंड बैठकों का अभ्यास, 12 दंड और 8 बैठकें हैं, उसमें आप दंड बैठकों का अभ्यास लगाओ। और उसके बाद अगर पावर प्रैक्टिस करनी है तो 2 मिनट का तेज वाला भस्त्रिका करो, ऐसा। अब इसको करते करते व्यक्ति 2 मिनट भी पूरा नहीं कर पाएगा, कितना ही बलवान हो, कितना ही जवान हो। और अगर इसको बीमार व्यक्ति को नहीं करना, ये ध्यान रखना, हाई ब्लड प्रेशर वाले, चक्कर आने वाले, सिर दर्द वाले, कमजोर हृदय वाले, वो नहीं करना। ये केवल स्वस्थ बलवान व्यक्ति, युवाओं के लिए बता रहा हूँ। अब ये कोई 2 मिनट का भी कर ले ना, उसके 3 दिनों में फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। दंड बैठकें लगाए, सब कुछ जैसा चाहे वो बना सकता है, उसकी उतनी उतनी मात्रा बढ़ा लेवे। हम तो उस जमाने में हैं जिसमें युवा लोग व्यायाम का प्रचार कर रहे हैं। आज बहुत सारे आप इंटरनेट पर देखोगे तो दंडों पर, बैठकों पर और दौड़ पर और व्यायाम पर और देशी खान पान पर, प्राकृतिक चिकित्सा पर, तो अच्छी चीज़ों को देखिए, उनसे प्रमोट हो। नेचुरल चीज़ें जितनी भी हैं वो हमको आज का भी स्वास्थ्य देंगी, भविष्य का भी देंगी। ये वाली आज तो बड़ा चमका दमका के दिखा देगी अपने ये जो जिम वाला, लेकिन हर समय इतना पैसा व्यक्ति नहीं लगा सकता शरीर पर। योग में 0 बजट व्यवस्था है, 0 बजट। मैं कहता हूँ सबको, ज़्यादा भोजन करने से शक्ति नहीं आती, ज़्यादा चीज़ें खाने से शक्ति नहीं आती, अच्छा पचाने से शक्ति आती है। और अगर थोड़ा खाया है, रूखी रोटी भी खाइए, सूखी रोटी, इसमें घी भी नहीं लगा हुआ है, वो भी आप खाओगे और सब्जी के साथ या दाल चावल भी खाओगे, उससे भी बहुत पावरफुल बना जा सकता है, ब्रेन से, मन से, हृदय से और पूरे शरीर से। क्योंकि सॉफ्टवेयर अच्छा बनाना जरूरी है, हार्डवेयर तो धीरे धीरे व्यायाम से अच्छा हो ही जाता है। अब मुझे ये बताइएगा कि आज की प्रचलन में जब मतलब भागम दौड़, मतलब आदमी 4 बजे उठेगा और उठ के खाना बना रही है, लेडीज़ भी नौकरी पे जाना है, दूर जगह जाना है, 4-4 घंटे तक लंबी यात्रा करनी है। आदमी जब आता है, थका आ रहा आता है, आकर फटाफट एक आध न्यूज़ देखी, टीवी देखा, मतलब जो आज भागम दौड़ की ज़िंदगी है, इसके अंदर योग चलते रास्ते, सफ़र में कहाँ कैसे किया जा सकता है
कि हमें समय खर्च ना करना पड़े और योग भी हो जाए? उसके लिए हम कुछ विशेष और गुप्त क्रियाएं बताते हैं जी। ऋषियों ने उसको गुप्त क्रियाएं बताए। तो पहला वो क्रिया है, वो मैं बैठे बैठे भी अभी मैं करूंगा ना तो आपको पता नहीं लगेगा किसी को क्या कर रहा हूँ। उसके लिए पहला बताया मूल बंध। मूल बंध हम बैठे बैठे जब गुदा द्वार का संकोच करेंगे, अंग्रेजी भाषा में कहें तो एनस वाले पार्ट को हम खींचेंगे अंदर। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको होल्ड रखते हैं 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और फिर ढीला छोड़ देते हैं। और यदि हम इसको 2-2 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, इसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं। अच्छा। तो नाभि से नीचे के जितने भी अंग हैं, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और एक्सक्रेटरी सिस्टम के दोनों सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स क्रिएट जितनी भी हो चुकी है आज तक, वो सारी सॉल्व हो जाती है, सारा हील हो जाता है। जिसमें पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, पीसीओडी, मेंसेस का बिगड़ना और पुरुषों के अंदर स्पर्म की क्वालिटी कम होना, वो सब की सब प्रॉब्लम्स जो व्यक्ति ज़्यादा बताता नहीं है इन सब चीज़ों को, लेकिन वो इन छोटी छोटी क्रियाओं को बैठे बैठे 3 घंटे का सफ़र है ना, आप 5 ही मिनट कर लो और दूसरे दिन अपना रिजल्ट देखो कितना अच्छा हो जाएगा। और ये इंस्टेंट काम करती है, इंस्टेंट। और सबसे मजबूत बड़ी बात क्या है, ये दिमाग को, ब्रेन को कंट्रोल कर देती है। बस इसको करने के समय हमको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो हमको इस वाली मुद्रा को लगा के यहाँ रख लेना चाहिए, और दूसरा आंखें बंद करके, नहीं बस में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए ऐसे लगा ले, ऐसा नहीं तो यूं लगा लेवे, नहीं तो यूं लगा लेवे। अपनी प्राणों की ऊर्जा को अपने को बेकार, यूं अंगुलियों को खाली नहीं छोड़ना, बेकार नहीं जाने देना, किसी भी एक मुद्रा में लगा करके बैठे। और फिर भी किसी को लगता है कि मैं ऐसे लगाऊंगा कि मेरे पास वाला यात्री देखेगा तो संकोच करता है, तो ऐसे रख लेवे अपने घुटनों पर, और ऐसे करके कमर सीधी करके आंखें बंद जरूर करें। और इस आंखें बंद करने से मन भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी 1-2 मिनट की क्रियाएं। और भी क्रियाएं हैं, यदि खाली पेट निकला है व्यक्ति तो सांस को पहले नाक से बाहर फेंके, फिर मुंह से बाहर फेंके और बाहर रोके, पेट को अंदर खींचे, छोड़े, ऐसा। ऐसे 15, 20, 25, 30 जितनी बार भी एक सेट लगा लेवे, फिर 10 सेकंड आराम करें, फिर दूसरी बार लगाए, फिर तीसरी बार लगाए। जो पेट के अंदर के अंग है, लिवर है, पेनक्रियास है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, इन सब का प्रॉपर व्यायाम हो जाएगा, कितना ही सफर कर रहा हो। अब आप बाहर जाते हो जिम में जब भी, तब किसी को पूछा कि किडनी का व्यायाम बता दो भाई साहब, लीवर का बता दो, आंतों का बता दो, वो तो खाली डोलों का बता देगा, जंघाओं का बता देगा, भुजाओं का बता देगा, यहाँ का बता देगा, यहाँ का कैसे कट कौन सी रिप्स निकालनी है, बस वो कभी नहीं बताएंगे कि आपको आमाशय का कौन सा व्यायाम है, पेनक्रियास का कौन सा है, ऐसी कौन सी चीज करें कि हमारा प्रिवेंशन हो जाए डायबिटीज से रोकथाम हो जाए, वो नहीं बताएगा। लेकिन योग में ये छोटी छोटी क्रियाएं जो पड़ोस वाले को पता भी नहीं लगेगा और हम कर भी लेंगे और इससे लाभ भी हो जाएगा। टाइम ही नहीं है साहब मेरे पास करने के लिए, बैठे बैठे करो, इसमें तो कुछ भी टाइम नहीं निकालना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योग जो है, हमारी जो ऋषि मुनियों की परंपरा और विद्या थी, वो विदेशों में ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है और हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। और हमारा जो खान पान, रहन सहन, विचार और जिस तरीके की मारामारी है, उसके अंदर हम इस योग से बहुत दूर हो चुके हैं। तो ऐसे स्थिति के अंदर मैं ये चाहता हूँ हेमंत जी कि आप हमसे जुड़े हैं, और मैं दर्शकों को भी मैं बता दूं कि हेमंत जी हमसे जुड़ गए हैं, और ये हमारे इस चैनल के ऊपर हमेशा वीक में 2 बार आपको बिल्कुल बाकायदा प्राणायाम भी सिखाएंगे, योग भी सिखाएंगे, समाधि की भी स्थिति बताएंगे, आपकी बीमारियों का इलाज भी करेंगे, और आप सीधे भी उनसे जुड़ सकते हैं, हमारे थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हम भी, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम लोग आपको यहाँ बुलाकर, हमारे स्टूडियो में बुलवाकर और आचार्य श्री को बुलवाकर हम आप लोगों को मिलवाकर बताएंगे आपकी कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी में कौन सा योग करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सी एक्सरसाइज आपके फ़ायदे के लिए, कौन सी एक्सरसाइज आपके फ़ायदे के लिए नहीं है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए और आपने इतने छोटे समय में बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अब हम नियमित इसी तरीके के कार्यक्रम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।